हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग कक्षा 6 के ज्योग्राफी को पढ़ाने का कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको कक्षा 6 का ज्योग्राफी इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें से पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बाद में आप लाइक करके सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ लें पहले। ठीक है, फिर इसका अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो शॉर्ट नोट्स भी एक शॉर्ट क्विक रिवीजन के तौर पर पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं और ठीक है समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी मतलब सौर मंडल में पृथ्वी का क्या है, क्या अहम रोल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत जब करते हैं तो देखिए, ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते, सच में नहीं गणना कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब सूर्यास्त होते रहता है, जब शाम होते रहता है, तो उस समय क्या होता है कि एक दो तारा जो ज़्यादा चमकीला तारा होता है वही सिर्फ दिखाई देता है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो क्या होता है कि मतलब बहुत सारे तारे दिखाई देने लगते हैं, फिर उसको हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना रहता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ठीक है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो दूरी है पृथ्वी से वो सबका एक समान नहीं है। और दूसरा टिमटिमाने का कारण होता है, एक आप लोग साइंस में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है अभी। ठीक है, तो अपवर्तन अभी हम आप लोग को पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, साइंस में वो साइंस में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना के कारण से भी टिमटिमाता हुआ तारा प्रतीत होता है, और प्लस में उसका दूरी होने के कारण से, मतलब सब एक समान दूरी पे नहीं है स्थित, कोई कम दूरी पे है तो कोई ज़्यादा दूरी पे है। इस वजह से क्या होता है कि मतलब कोई ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है तो कोई कम चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं तो चंद्रमा का जो शेप होता है वो हमेशा एक समान नहीं होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, और जो उसका स्थिति होता है वो भी एक जगह नहीं होता है, वो भी कभी इधर कभी उधर उगते रहता है। ठीक है, कभी पूरब में कभी पश्चिम में चंद्रमा का उदय होते रहता है ना। तो अब बात करते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, अरे एक मिनट, एक लाइन छूट गया है ना। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, मतलब जिस रात में हमें पूरा चांद दिखाई देता है उस रात को हम लोग पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे फिर पूर्णिमा होती है, उसके बाद चंद्रमा का जो आकार होता है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे घटता चला जाता है, फिर उसके बाद घटते घटते एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन चांद हमको बहुत मतलब नहीं के दिखाई देता है, तो उस रात को बोला जाता है अमावस्या की रात। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ऐसी रात हो मतलब अमावस्या की रात, तो उस रात में अगर स्वच्छ आसमान हो, मतलब बादल वगैरह से घिरा हुआ ना रहे, तो हम मतलब पूरे आसमान का मतलब अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं?
ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज के प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, असल में दिन में हम इन लोगों को, चंद्रमा को या तारों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है उन लोगों के प्रकाश से बहुत ज़्यादा, और प्लस में सूर्य जो है उन तारों की अपेक्षा में पृथ्वी के से काफ़ी नज़दीक में है। इस कारण से लाइट ज़्यादा होने के कारण, सूर्य का लाइट ज़्यादा होने के कारण हम उसके आगे जो चंद्रमा या फिर मतलब चंद्रमा तो हालांकि उससे नज़दीक में ही है, पर उससे आगे जो तारे हैं उनको नहीं देख पाते। इसका एक मेन कारण है कि सूर्य का प्रकाश का होना। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, आप लोग को डिफिनेशन कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए मिलेगा, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो वैसे पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ खगोलीय पिंड क्या है कि बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में होते हैं तथा गर्म होते हैं, और प्लस में वो गैसों से ही बने होते हैं। ठीक है, और उसके पास अपना प्रकाश भी और अपना ऊष्मा भी होता है। तो उस तरीके के जिसके पास भी कैरेक्टरिस्ट हो, मतलब जिसके पास भी उस तरीके का गुण हो, तो उसको हम लोग तारा बोलेंगे। तो तारा, और आगे चलेंगे तो हम लोग को तारा और ग्रह में अंतर करने के लिए भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो तारा का एक मेन है कि तारा के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। ठीक है, और आगे चले देखते हैं, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान ही हैं। ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तारा भी एक तरह, सूर्य भी एक तारा है, तो मतलब जो तारे हम रात में देखते हैं वो हमसे बहुत दूर होने के कारण से क्या होता है कि उसका ना प्रकाश हम तक अच्छे से पहुंच पाता है, ना ही उसका हीट हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अगर हम कुछ दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी से, जैसे पहाड़ पर जा करके और हम वहाँ से छोटे छोटे मतलब जो भी घर बने होते हैं उनको देखें तो वो और काफ़ी छोटा प्रतीत होता है। तो सोच के देखिए, पहाड़ कितना ऊंचाई पे रहता है और सूर्य हमसे कितना दूरी पे है, या तारे हमसे कितनी दूरी पर है, तो और भी हम लोग को छोटा छोटा दिखाई देंगे इसी कारण से। ठीक है, देखिए अभी आगे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे है, आपने अवश्य सुना होगा कि ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जबकि वो तो मतलब सूर्य या तारे के कंपैरिजन में बहुत नज़दीक में, एकदम नाम मात्र की डिस्टेंस पे वो हवाई जहाज उड़ते रहता है। फिर भी अगर हम हवाई जहाज़ को सामने से एयरपोर्ट पे जाके देखें तो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो हमको काफ़ी छोटा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, हाँ, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। जैसे सप्तऋषि, सप्त या तो 7 ऋषि या तो फिर संत, मतलब सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत, या 7 तारों का एक क्या है, समूह, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, जो सप्त ऋषि है वो किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसका भाग है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों या ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है, ये आपको रात्रि के समय में जा कर के छत पर बड़े बुजुर्गों की सहायता लेकर के हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग
प्राचीन समय में क्या था कि लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में, जिस समय की मतलब उतना आधुनिकता नहीं था, मतलब लोगों के पास डायरेक्शन पता करने का यंत्र नहीं था, तो उस समय लोग अगर रात्रि में पता करना होता था कि हम लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो वो तारों की स्थिति देख करके मतलब पता करते थे कि हम लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, इससे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, जो ध्रुव तारा है वो आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, उत्तर दिशा में। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, देखिए हम लोग फोटो को फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक लड़की है जो यहाँ सांकेतिक रूप से ये क्या है, ध्रुव तारे को मतलब सप्तऋषि को दिखाया गया। देखिए यहाँ 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी के जब सीधा में देखेंगे तो ये जो दिखा रहा है यही ध्रुव तारा है। ठीक है, तो ये ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा का हमको ज्ञान देता है। ठीक है, मतलब बताता है कि ये उत्तर दिशा को है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है, मतलब उसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट यानी प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, परिभ्रमक अर्थात मतलब चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक क्या है, ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है वो सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, इसीलिए पृथ्वी जो है अपना प्रकाश और ऊष्मा जो है वो किससे लेती है, तो सूर्य से लेती है। ठीक है, प्रकाश को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह चमकती हुई प्रतीत होती। ठीक है, अगर पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखेंगे, जैसे चंद्रमा हमको जिस तरीके से दिखाई देता है उस तरीके से पृथ्वी भी मतलब चमकता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब देखिए इधर कुछ रोचक तथ्य लिखा हुआ है, जरा इसको भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, इनके जो रिंग बने हुए हैं ग्रह के बाहर तो उसको हम लोग अगर कोई शक्तिशाली दूरबीन लगाएंगे तो उससे हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ग्रह के बारे में कौन से ग्रह मतलब कितना टाइम, परिक्रमण काल कितना क्या है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे थोड़ा सा छोटा करके हम इसको दिखाने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए सूर्य है, ये सौर मंडल का मुखिया। ठीक है, ये सौर मंडल का मुखिया, उसके बाद सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र है ना, ये 108 मतलब 58 नहीं, इसका 88 दिन है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा यहाँ पे, ये पृथ्वी 150, अच्छा ये कुछ और लिखा हुआ है, दूरी दिखा रहे, दूरी ये 58 करोड़ किलोमीटर होना चाहिए। 150 15 लाख किलोमीटर है ना, तो उसी तरीके से किलोमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना दूरी पे है, किलोमीटर 1000 किलोमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, ये सब दूरी, सबसे दूरस्थ ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, ये नेपच्यून यहाँ पे सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध और सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ इसको बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, इतना ही हो पाएगा, नहीं तो फिर कटने लगता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जा रहा है ये, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है,
ये देखिए बुध है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में करता है, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 59 दिन में करता है, ठीक है। मतलब जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन 24 घंटे में कर लेती है ना, तो उस तरीके से अपने अक्ष पे घूर्णन जो बुध का होता है वो 59 डे का होता है, ठीक है, और सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में, ठीक है। उसके बाद शुक्र के बारे में बात करेंगे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में, ठीक है। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन में लगाती है, ठीक है। हालांकि आप लोग जब पढ़ेंगे पूरे डिटेल में आगे जाके तो 365 दिन 6 घंटा लगेगा, ठीक है। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो एक दिन में होता है। चंद्रमा की संख्या इसका अगर बात करेंगे तो एक ही इसका चंद्रमा है, प्राकृतिक रूप से चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद मंगल की बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में लगा लेती है, ठीक है, मंगल, ठीक है। अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो एक दिन में होता है और चंद्रमा की संख्या इसका 2 है, ठीक है। अब इसको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में भी बांटा गया है। तो जो ये ग्रह जो देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, और ये चट्टानों से बने हुए होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बृहस्पति का, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने और लगभग एक इसको देखा जाए तो 11 साल 11 महीने को 12 साल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में लगा लेती है, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या इसका लगभग 53 है। ये घटते बढ़ते रहता है, जैसे जैसे खोज होता है बढ़ते रहता है, ठीक है, घटते रहता है, घटता नहीं बढ़ता ही है ना। उसके बाद शनि की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में लगाती है, ठीक है। जो शनि ग्रह है वो सूर्य का चक्कर मतलब 29 साल और 5 महीने में मतलब एक परिक्रमा पूरा होता है शनि का, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या इसका लगभग 53। अगर आप अभी वर्तमान समय का एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये बढ़ा हुआ काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यूरेनस की बात करते हैं तो यूरेनस में है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा एक मतलब 84 साल में करती है, ठीक है। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो मात्र 17 घंटे 14 मिनट में हो जाता है और चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है, ठीक है। और हम लोग सबसे अब दूरस्थ ग्रह की बात करते हैं नेपच्यून का। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में होता है और अपनी अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो 16 घंटे 7 मिनट में और चंद्रमा की संख्या 13 है। ये पुराना डाटा के अनुसार है, आप लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसको देख लीजिएगा आप, है ना। और इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं और सूर्य से बहुत दूरी मतलब 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। शुरुआत के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और जो दूर वाले जो बाद में 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं और ये गैस का बना होता है, ठीक है। ये सब जो गैस का बना है, जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों का लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इधर देखते हैं, इधर बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। ये किसका उपग्रह है तो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब साथ साथ रहने वाला है, ठीक है। और तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी की मतलब जो ऐसे पृथ्वी है तो इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है तो ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी का उपग्रह कौन है चंद्रमा, ठीक है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक पृथ्वी एक ग्रह है उसी तरीके से 7 और भी ग्रह हैं, ठीक है। उसके भी अपना अपना चंद्रमा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सौर मंडल के। अब बाहर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिल करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है। जिसका मुखिया सूर्य है, मतलब इन सभी से मिल करके सौर मंडल बना किससे, सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है और कुछ अन्य खगोलीय पिंड के अंतर्गत में जैसे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और उल्का पिंड, ये सब मिल करके क्या करते हैं सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जिसका मुखिया कौन है, सौर मंडल का मुखिया कौन है तो सूर्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा और इसको छोटा कर लेते हैं। इतना में दिख रहा होगा ना आपको बढ़िया से, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में, ठीक है।
सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य जो है वो सौर मंडल, पूरे सौर मंडल है उसका केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, इसमें जो एक खिंचाव बल होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह के बारे में, तो वही बल क्या करता है, इन सभी को बांधे रखता है, मतलब इधर उधर भागने नहीं देता है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसे अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें तो सूर्य के पास बहुत अत्यधिक मात्रा में गर्मी है, लेकिन उतना हमको गर्मी का एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगर सामने रहने के बाद तो आदमी का यहाँ पे जीवन ही संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रह क्या है उनके बारे में, 8 ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं कौन कौन? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर उसको अंग्रेजी में ग्रहों के नाम को याद करने का आसान तरीका एक दिया हुआ, माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, यस, नट्स। ठीक है, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, मरकरी का मतलब बुध, वेनस का मतलब शुक्र, अर्थ का मतलब पृथ्वी, मंगल तो जान ही रहे हैं, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और ये नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यही है याद करने का तरीका। चलिए आगे, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के एक चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए थे, इसी को क्या कहते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य अभी या मतलब सूर्य बोलते हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं वो सभी अपना अपना एक पथ पे परिक्रमा करते हैं, अपना अपना सबका एक रास्ता बना हुआ है, कोई एक दूसरे से टकराने वाले कभी नहीं है। ठीक है, तो सब अपने अपने रास्ते पे ही परिक्रमा करते हैं और उस रास्ते को कक्षा बोला जाता है। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान होने के कारण से ही इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस ये सब क्या है तथा प्लूटो ये सब बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब अगर हम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में शामिल करेंगे तो और भी उसके ही साइज के बराबर के और भी ग्रह हैं, तो उनको भी हमको ग्रह का दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में इसको संज्ञा दी गई। मतलब अब इसको ग्रह से श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह बनाया गया। ठीक है, बौना ग्रह का मतलब इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ वैसा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे अब यहाँ देखते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी से अगर बात करेंगे, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। ठीक है, अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया, एक बार जरा याद कर लें, तो सबसे पहले आया बुध, उसके बाद शुक्र और तीसरा नंबर पे कौन आएगा, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसीलिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। ठीक है, और आकार के में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और आकार की मतलब दृष्टि से देखेंगे तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ा क्या है, चपटी है, मतलब संतरा का आकार जैसा, इसका एक अलग ही आकार ही है जिसको भूआब आकार बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भूआब। ठीक है, यही कारण से इसके आकार को भूआब कहा जाता है। इसका आकार कैसा है, भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू का
मतलब ही होता है पृथ्वी, आब का मतलब आकार, पृथ्वी के समान जो आकार होगा उसी को भूआब कहेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जितना भी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, परिस्थिति होना चाहिए, वो केवल और केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है अभी तक ज्ञात ग्रहों में। ठीक है। अब पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। ठीक है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे मतलब जो जीवन जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ जरूरी है वो सारा चीज़ उपलब्ध है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। यहाँ पे यह न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे वायु भी है, यहाँ पे जल भी है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे अन्य ग्रहों की तुलना में हर एक परिस्थितियाँ उपलब्ध है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर यहाँ आते हैं, है ना। यहाँ पे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बात करते हैं। यही सब बुलेट पॉइंट होता है, यही सब ज़्यादा कोई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। और इसकी गति इस गति से होने के बावजूद पृथ्वी तक जो पहुँचने में सूर्य का प्रकाश का समय लगता है वो 8 मिनट का समय लगता है। मतलब क्वेश्चन अगर आपके लेवल से पूछा जाएगा 6th क्लास में, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। बहुत बार आप पढ़े होंगे, जो भी आगे यूपीएससी वगैरह में हैं, तो 8 मिनट 20 सेकेंड पढ़े होंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी जो कह रहा है हम उसी को बता रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, रोचक तथ्य एक और पढ़ लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो उसको पता कीजिए आप लोग और कमेंट में लिखिए। ठीक है। इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दिया जाए। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है। थोड़ा चंद्रमा के बारे में भी पढ़ लिया जाए। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है और वो कौन है? चंद्रमा। ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब जितना पृथ्वी का व्यास है, मान लेते पृथ्वी का व्यास 4 किलोमीटर है, एक सपोज दैट, तो चंद्रमा का व्यास मात्र कितना? 1/4 है, मतलब 1 किलोमीटर ओनली है। ठीक है। एक माने है केवल। ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। मात्र ये 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए हमको ये तारों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और ये कितना है? चंद्रमा मात्र 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 करोड़ भी नहीं जा रहा है और वो 15 करोड़ दूरी पर है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। उपग्रह के। ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर मतलब जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। मतलब उपग्रह जो है वो ग्रह का चक्कर लगाता है और ग्रह जो होता है वो किसी तारे का चक्कर लगाता है। जैसे अभी हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक तारा है तो उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है। लगा रही है मतलब पृथ्वी। ठीक है। अब एक मानव निर्मित उपग्रह होता है। ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह उसको बोलते हैं जो मानव ने निर्माण किया और उसको आकाश में
सेट कर दिया है, ठीक है। उससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहते हैं तरह तरह का, ठीक है। देखिए मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है, एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। संचार माध्यम का मतलब होता है कि जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना फ़ोन पे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम बात किए डायरेक्ट चला गया, हमारा सिग्नल एक उपग्रह से जुड़ा हुआ रहता है। मोबाइल का नेटवर्क जो होता है वो एक उपग्रह से जुड़ा हुआ था, फिर वो उपग्रह उसको फाइंड करता है कि कहाँ इसको फ़ोन को लगाया गया है। इसीलिए तो सबका एक यूनिक नंबर भी होता है, ठीक है। सभी कंपनियों का अपना अपना एक उपग्रह हो सकता होगा, जियो का अपना एक अलग होगा, BSNL का अपना होगा, और भी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसका सबका अपना अपना अलग होगा। और सभी क्या करते हैं, उपग्रह के माध्यम से ही संचार का माध्यम, जैसे हम लोग DTH का सेवा का आनंद लेते हैं तो वो भी कैसे चलता है, वो भी एक उपग्रह के ही माध्यम से चलता है। मौसम की भविष्यवाणी होता है तो वो कैसे होता है, वो भी उपग्रह के ही माध्यम से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। मतलब इस जो उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उसको रॉकेट के द्वारा उपग्रह मतलब ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी जिस मतलब जैसे अभी बताए ना कि मतलब पृथ्वी का एक अपना कक्षा है जिससे उससे मतलब क्या, ये सूर्य मान लेते हैं एक सपोज दैट, ये इस पृथ्वी घूम रही है तो इसका एक कक्षा हुआ ये, ठीक है। इसी कक्षा में मतलब उसको स्थापित कर दिया जाता है पृथ्वी की कक्षा में, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए गए हैं अभी के दौर में, ठीक है। तो भारत के द्वारा ये लॉन्च किए गए उपग्रह हैं बहुत सारे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और चंद्रमा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। लगभग लिखा हुआ, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी जो है मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में, 27 दिन में लगाता है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, ठीक है। और ये चंद्रमा लगा रहे हैं किसका चक्कर, पृथ्वी का चक्कर, ठीक है। ये पृथ्वी चंद्र सूर्य का चक्कर है ना, और ये चंद्रमा हो गई पृथ्वी का चक्कर, ठीक है। इतना दिन में, ठीक है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब 27 दिनों में एक चक्कर पृथ्वी का लगा लिया और 27 दिनों में ही एक राउंड घूम जाता है। इसीलिए कारण होता है कि इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। जितना तेजी से घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उतना ही तेजी से घूम भी रहा है, घूर्णन गति भी है। इस कारण से हम पृथ्वी जो चंद्रमा है, पृथ्वी से अगर देखना चाहेंगे चंद्रमा का तो केवल एक ही भाग देख पाएंगे, जो उसका दूसरा भाग होता है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। जो चंद्रमा का परिस्थिति है वहाँ पे जीवन अनुकूल नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन गौर करके देखते हैं तो आपको जो चंद्रमा की छाया है वो आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब कहीं पे थोड़ा काला, कहीं पे ये इस तरीके से दिखेगा, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा धब्बा जैसा दिखता है वही मतलब क्या, वहाँ पे उसके छाया बन रहा है। जो पर्वत है तो उसका छाया बनेगा ना, तो वही चीज़ दिखता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रहों की बात करते हैं, ठीक है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं सब, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए,
मतलब क्षुद्र ग्रह जो है वो भी सूर्य का ही परिक्रमा करते रहते हैं, इसीलिए उसको क्षुद्र ग्रह किया गया। नहीं तो ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि जैसे उपग्रह होता है उससे भी कभी कभी छोटा होता है, लेकिन उसको उपग्रह क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाते रहते हैं, वो डायरेक्ट सन की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, और अगर वही पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करने लगे तो उसको हम उपग्रह बोल देंगे, लेकिन है ये उपग्रह नहीं, ये है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उल्का पिंड का। ठीक है, उल्का पिंड का अगर बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वे वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब समझ में आए, ये घूमते 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 कभी क्या होता है, ये उल्का पिंड पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है और वहाँ पे गिरने जैसा स्थिति बन जाता है। गिरने जैसा स्थिति बनता है तो पृथ्वी को चारों तरफ वायुमंडल घेरे हुए हैं, तो उस वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है। ठीक है, अब घर्षण में आग लग जाता है तो वो जल जाता है। जल गया, कभी कभी होता है कि बिना जले गिर जाता है, पूरी तरह नहीं जल पाया, कुछ जलने का भाग शेष रह गया, तो उसी स्थिति में जिस जगह पे गिरेगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे ही है। ठीक है, हमारा सौरमंडल जो है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, प्राचीन काल में ये जो प्रकाश हमको दिखता था इस तरीके से, इसको एक नदी से की गया था। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, मतलब आकाश में एक गंगा। ठीक है, इसीलिए इसको आकाशगंगा बोला गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारा आकाशगंगा जब मिलता है तो उसको मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। ठीक है, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने पर जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। ठीक है, हम सभी क्या हैं? ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। देखिए जैसे किस तरीके से हम लोग का जुड़ा हुआ है, ज़रा देखते हैं इसको। ठीक है, क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? तो जैसे ये आप हैं, या आप पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल एक आकाशगंगा का भाग है, और ऐसी बहुत सारे आकाशगंगाएं जब मिलती है तो ब्रह्मांड होता है। तो हम लोग पूरी पृथ्वी को देख नहीं पाते, तो पूरा सौरमंडल को तो बात छोड़ दीजिए, सौरमंडल कितना बड़ा है। ठीक है, फिर सौरमंडल मिल करके कई सारे सौरमंडल जब मिलते हैं तो आकाशगंगा का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा पढ़ते हैं, फिर कई आकाशगंगाएं जब मिलती है तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो ये ठीक है, हम लोग ब्रह्मांड के सामने में सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इस चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन आंसर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अगर देखते हैं कितना लंबा वीडियो बना, उसके अनुसार फिर बताने का कोशिश करते हैं। 39-40 मिनट का हो गया है, तो अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है, एक दो क्वेश्चन, ग्रह और तारा में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, ग्रह क्या होता है? ग्रह किसी तारे का चक्कर लगाता है, तारे ऐसे सिंपल बेसिक अंतर लिख देते हैं। ठीक है,
जिसके पास अपना, ग्रह के पास क्या होता है, अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, और तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, 8 ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह, इन सभी से मिल करके जो परिवार बनता है उसी को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखना है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, हो गया। ठीक है, 8 ग्रह। इसी तरह पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताया गया है, आप वीडियो को पीछे करके जरूर देख करके उसको लिख लें। ठीक है, हम हमेशा पृथ्वी चंद्रमा का एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, इसका भी रीज़न आपको बताया, क्योंकि इसका 27 दिन का घूर्णन है और 27 दिन का परिक्रमण काल भी है। इस कारण से हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है अभी आपको बताया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, सही उत्तर को चिन्हित कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर जिससे जो खास करके क्लास 6 में उन लोग को भी फायदा हो जाए। ठीक है, अगर क्लास 6 वाले देख रहे हो तो। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर करते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, है ना। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, आपको पढ़ा रहा था मैं तभी बता दिया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ इस खाली जगह को भर लीजिएगा, है ना। खाली जगह है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तारों का एक समूह होता है ना, तारों का एक समूह जिसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को, अच्छा, तारा मंडल का एक समूह होता है। ठीक है, यहाँ सॉरी, तारा मंडल का एक समूह होता है, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों का समूह को तारा मंडल का, तारा मंडल। ठीक है, पृथ्वी का सबसे करीब कौन है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, तो चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया एक चैप्टर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें लाइक, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप कर दें सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, थैंक यू।